नाउ व्हाट इज आरबीआई नजिंग इंडिया टू डू विद ब्रिक्स? ठीक है, आपको पहले ये पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज कॉल्ड ब्रिक्स। पहले ये सिर्फ ब्रिक था, BRIC, ब्रिक, अब ये ब्रिक्स हो गया। लेकिन लेटेस्ट इसमें कई सारी कंट्रीज ने और भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो अब ये जैसे इजिप्ट वगैरह ने जो ज्वाइन करने के बाद अब ये क्या हो गया, इट इज कॉल्ड एज ब्रिक्स प्लस। ठीक है, रिसेंटली कई सारे न्यूज़पेपर्स ने, न्यूज रूम्स ने ये कवर किया कि आरबीआई ने गवर्नमेंट ब्रिक को कहा है, इंडिया जो है, इंडिया इज द होस्ट फॉर 2026 समिट। ठीक है, इंडिया इज द होस्ट फॉर 2006 समिट ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो आरबीआई ने ये कुछ न्यूज रूम्स का, ओपनली तो नहीं आया आरबीआई का कोई भी स्टेटमेंट, लेकिन न्यूज रूम्स ने कवर किया कि आरबीआई ब्रिक्स कंट्रीज को कह रहा है कि आप अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को क्या करो, इंटीग्रेट करो, जोड़ो उनको। ठीक है, इंटीग्रेट करो, एक प्लेटफॉर्म बनाओ, ताकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म बन जाए, किस लिए, आप आपस में जो है वो पेमेंट्स कर सके। ठीक है, आप आपस में क्या कर सके, पेमेंट्स कर सके। इस समय हम इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए किस चीज पे जरूरत डिपेंडेंट है? इस समय हम इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए डिपेंडेंट है स्विफ्ट के ऊपर, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फंड ट्रांसफर, स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फंड ट्रांसफर, एंड इट इज बेसिकली डॉलर डोमिनेटेड। इस पे रशिया और यूक्रेन को ब्लॉक कर दिया गया है, सॉरी, रशिया और ईरान को इस पे ब्लॉक कर दिया गया है। रशिया भी इस प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर पा रहे और ईरान भी इस प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर पा रहे, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग व्हाट यूएसए वांट्स देम टू डू। ठीक है, इसलिए इस समय क्या है कि हमारा ट्रेड बहुत अच्छा है, हमारा ट्रेड का अच्छा शेयर है रशिया के साथ, जो मैं पहले आर्टिकल्स में बता चुका हूं। इसलिए हम रशिया को रुपी में पेमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से वहां पे रुपी का क्या हो रहा है, डंपिंग हो रहा है, वो वापस यहाँ के हमारे शेयर्स में आके इन्वेस्ट करना उनकी मजबूरी हो रही है, हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना। तो हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो एक ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स को हमारे प्रमोट करे, और इसलिए हम बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का। व्हाट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? पहले तो वाई वी कॉल इट सेंट्रल बैंक, बिकॉज इट इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक। वाई वी कॉल इट करेंसी? बिकॉज इट इज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मीन्स आप इसको मना नहीं कर सकते कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये लीगल टेंडर है, इट इज बेसिकली एक्चुअली लीगल करेंसी। एंड वाई वी कॉल इट डिजिटल? बिकॉज इट इज इन डिजिटल फॉर्म। इंडिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी 2021-22 के बजट में पहली बार जो है ये म्यूल की गई, पहली बार इसको डिस्कस किया गया और थॉट दिया गया और लॉन्च की गई, ई रूपी। ठीक है, अब ई रूपी हमारा एक्चुअल रूपी से कैसे डिफरेंस है, बहुत ध्यान से सोचना समझना। हमारा एक्चुअल रूपी जो है, जब हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो हमारे एक बैंक से पैसा कट के दूसरे बैंक अकाउंट में जाता है, दैट इज यूपीआई ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन सीबीडीसी में क्या होता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, ई रूपी जो है, ये हमेशा याद रखना, इट इज डब्ल्यू टू डब्ल्यू ट्रांसफर, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर, नॉट बैंक अकाउंट, इट इज वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करेंसी है, वॉलेट टू वॉलेट, नॉट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। दिस इज द डिफरेंस between the actual currency, which is actually when we do UPI transfer, it is transfer from one bank account to another bank account। और ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो ट्रांसफर का रिकॉर्ड होता है, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड, जैसे हमारा बैंक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आपकी बैंक स्टेटमेंट में आता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जब ट्रांजेक्शन करोगे तो ये किस में आएगा, ये आपके आएगा वॉलेट में, और वॉलेट में जो है ये रिकॉर्ड होगा किस तरीके से, एक डिजिटल लेजर के फॉर्म में। ठीक है, डिजिटल लेजर के फॉर्म में। ठीक है, ये बेसिकली एंट्रीज को नोट करता है ब्लॉक्स के फॉर्म में। ठीक है, एंट्रीज को ब्लॉक्स के फॉर्म में नोट करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का बेस्ट फीचर ये है कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, जो ट्रांजैक्टिंग पार्टनर्स है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, कोई भी। हालांकि इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है, यू कैन एक्सेस इट, आप देख सकते हो, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। आप चेंज भी नहीं कर सकते, मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते, उससे फर्दर ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। इसको चेंज करने का सिर्फ एक तरीका है, सपोज इस वॉलेट से इस वॉलेट में एक ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, इस वॉलेट से वापस ये ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। जब आप ये रिवर्स ट्रांजैक्शन करोगे तब जाके ये एंट्री जो है ये हट जाती है। ठीक है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है डिजिटल फॉर्म में लेजर बनाने के लिए, ताकि डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड हो और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो और सबके पास एक्सेस रहे। इसीलिए आरबीआई कहता है कि अगर आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सारी कंट्रीज की क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपस में पेमेंट्स करना जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, और सारी कंट्रीज आपस में क्या है, कनेक्टेड हो जाएंगी। इससे हम इससे
ब्लैक मनी की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इस समय ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। इन दोनों को ट्रैक किया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए जो है ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को जो है आप इकट्ठा जो है जोड़ सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो ब्रिक्स कंट्रीज या ब्रिक्स प्लस कंट्रीज, ताकि अपना एक इकोसिस्टम बन जाए पेमेंट्स का। ठीक है, अच्छा ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जो है ये क्रिप्टो करेंसीज से भी अलग होती है। क्यों? क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज है, अनरेगुलेटेड करेंसीज है, और उनके पीछे वैल्यू कोई नहीं है, बैकिंग कोई नहीं है। दे जस्ट आर करेंसी और दे जस्ट आर एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट। ठीक है, और ये दे आर करेंसीज बिकॉज दे आर बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक, दे आर रेगुलेटेड, दे आर प्रॉपरली लीगल टेंडर। ठीक है, अब किसी को क्रिप्टो करेंसी दोगे वो जरूरी नहीं एक्सेप्ट भी करे, तो वो लीगल टेंडर भी नहीं है। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी इश्यूज। ठीक है, तो अब ये जो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया, ये भी जब ज्वाइन करे हैं ब्रिक्स को, तो अब ये ब्रिक्स प्लस हो गया। तो अगर इतनी कंट्रीज जो है ये अपना एक सेंट्रल बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्या करें, जोड़ दें, इंटीग्रेट कर दें, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाए, तो इनके आपस में ट्रेड जो है वो इजीली हो सकती है। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि इनके और क्रिप्टो करेंसीज बहुत रिस्की है, लेकिन सीबीडीसी रिस्की नहीं है। इसका एक इशूअर है प्रॉपर, सेंट्रल बैंक, इसका एक रेगुलेटर है। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक सेफ इकोसिस्टम में कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन इसके दो तीन रिस्क हैं। सबसे बड़ा रिस्क है, ट्रम्प साहब क्या कहेंगे? ट्रम्प साहब ऑलरेडी ये कहते हैं कि जो भी डॉलर से अगेंस्ट जाएगा, डॉलर को वीक करने की कोशिश करेगा, डी डॉलराइजेशन करेगा, तो हम उन पे अप टू 500% टैरिफ्स भी लगा सकते हैं। ऑलरेडी हम पे 50% चल रहे हैं, तो हमको 50% और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये थोड़ा सा हमारा ट्रेड जो ऑलरेडी जो ट्रेड डिस्टर्बेंस चल रहा है यूएसए के साथ, उसको और फर्दर एग्रीवेट कर सकता है। प्लस दूसरा जो ज्यादा बड़ा इशू है वो ये है कि इसके लिए कैसे मल्टीपल कंट्रीज एक साथ एक लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे। तो दो इश्यूज मेनली है, एक इशू है लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, कि कैसे ये कंट्रीज जो है बना पाएंगी। इसमें कई सारे साल लग सकते हैं, और इंटीग्रेशन का फायदा और कई सारे सालों के बाद हमको देखने को मिल सकता है। सो इट इज ए कम्बरसम लॉन्ग एक्सरसाइज, लेकिन अगर शुरू आज किया जाए तो आगे और ज्यादा आसानी हो सकती है। लेकिन इज इट द राइट टाइम टू स्टार्ट when already Trump is so much angry? He is already weaponized the tariffs for whole world. ठीक है, this we need to think of. तो ये है बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। प्लीज गो थ्रू इट, वंडरफुल आर्टिकल। और वट एवर आई हैव टॉट, ये सारी इसी की जो है पूरी समरी, पूरा मैंने फुल डिटेल्स में डिस्कस कर ली है। ठीक हो गया? उसके बाद